अब एक चीज़ जो आप लोगों को भी खनक रही है और मेरे को भी खनक रही है कि इस बार जो यूपीएससी का पेपर आया है ना, वो बहुत टफ आया है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये हर साल होने वाला है। तो इससे हमें पहली चीज़ हमारे दिमाग में ये क्लियर होती है कि हमें ये हमेशा प्रिपेयर होकर चलना है कि अनप्रडिक्टेबल पेपर आएगा। अगर अनप्रडिक्टेबल पेपर आएगा तो सबके लिए ही अनप्रडिक्टेबल है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी है सब लोगों से। अनप्रिडिक्टेबल आपको पता चल गया। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि पेपर बहुत लेंदी आया है। अब अगर लेंदी आया है तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको टाइम बचाना है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पेपर जो है वो करंट अफेयर्स, जैसे एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स हो गए, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिक्स कर दिया, सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन याद करने को पूछ लिया, या ऐसे कुछ कुछ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं। तो मेरा आपसे पर्सनल ये मानना रहेगा कि आप सबसे पहले स्टैटिक पार्ट को खत्म करो। अगर आपका स्टैटिक पार्ट कवर है ना, तो आप इस पेपर को क्लियर कर लोगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ही बड़ी चौड़ी बात नहीं होती है। अब पेपर कठिन आया तो कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ कम जाएगी तो आप लोगों के लिए एडवांटेज है, जिसका स्टैटिक मजबूत होगा वो पेपर को क्लियर कर ले जाएगा। चौथी चीज़ क्या है? आप एक बात बताओ, यूपीएससी कोई भी पेपर कंडक्ट करवाता है, हर साल कुछ ना कुछ बदलाव करता है। इस साल भी उसने बदलाव किया। क्या बदलाव किया? बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी। पहले कुछ ABCD 4 स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद उनके स्टेटमेंट्स दे दिए कि भाई स्टेटमेंट 1 दूसरी स्टेटमेंट के इंड्यूसिव है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने सवाल पूछा और उसके बाद ऑप्शंस थे नीचे। चाहे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उन क्वेश्चंस के ऊपर बना भी दूंगा। लेकिन कहने का साफ मोटिव ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। आप लोग प्रिपेयर्ड होने चाहिए हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए। याद है आपको ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, जिसमें 7-8 क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे थे। उसके अगले साल पूरे पेपर में ओनली वन, ओनली टू ही दिखा था। तो अगली बार ये ना हो जाए कि बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स ही देखने को मिले। लेंदीएस्ट पेपर था ये यूपीएससी का, मुझे पता है। तो ये कुछ टेक अवेज हैं जो आपको याद रखने हैं, और इन सब से हमें एक ही चीज़ समझ में आती है कि सबसे पहली बात, हमें स्टैटिक कवर करना है। अगर हमारा स्टैटिक कवर हो गया ना, आप लोग आधी बाजी वहीं जीत जाओगे। नहीं तो आप स्ट्रगल करते रहोगे करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका स्टैटिक कवर हो गया तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। और एक बात, स्टैटिक 80-20 का रेशियो रहता है। अगर कोई पेपर में 80% स्टैटिक आ रहा है और 20% करंट आ रहा है, तो आप ये मान लो कि कुछ तो वेटेज होगी होगी स्टैटिक पार्ट की। ठीक है? तो बाकी अगर आपका यूपीएससी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे ट्राई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और सेहत भी बनाते रहिए। बाकी बात करते हैं। बहुत दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, उसका एक मेजर कारण यही था कि यूपीएससी का एक बार पेपर हो जाए, बच्चे डेविएट ना हो अपने पाथ से। लेकिन अभी पेपर हो चुका है। अब सब लोग जाएंगे मेंस के लिए, किताबें खरीदेंगे, अपने अपने न्यूज़पेपर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, ऑप्शनल्स की तैयारी करने लगेंगे। ऑल द बेस्ट आप लोगों को जिनका यूपीएससी क्लियर होने वाला है। लेकिन जिनका नहीं क्लियर होने वाला है, सबसे पहली चीज़ ये करो, सिलेबस की कॉपी डाउनलोड करो यूपीएससी की वेबसाइट से। उस सिलेबस की कॉपी को सेग्रीगेट करो, GS1, GS2, GS3, GS4 ऑप्शनल। एक एक टॉपिक अपनी कॉपी में लिखो बाय हैंड, और एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलो। हमने 1 महीने के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दी है। अभी एशियंट, मिडिवल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सिर्फ इतनी चीज़ें ही बची हुई हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक क्लियर हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये जो न्यूज़पेपर वाली जो सीरीज़ है, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई न्यूज़पेपर से है ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मेरा क्या मानना है, करंट अफेयर्स वही आएगा जो एक हफ्ते तक चल रहा है। ये नहीं आएगा कि एक दिन आया, अगले दिन उसकी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, वो करंट अफेयर्स नहीं आएगा, और उसके ऊपर आपको ज़्यादा टाइम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो वही करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत है जो करंट अफेयर्स एक हफ्ते में, एक हफ्ते तक चल रहे हैं। ठीक है? यानी कि न्यूज़ में एक हफ्ते तक वो टॉपिक बना हुआ है, वही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस आर्टिकल की। ये आर्टिकल है रेवेन्यू चैनल्स के ऊपर। देखो, आपको नहीं पता होगा, लेकिन इस आर्टिकल के जरिए ये क्या कहना चाहते हैं ऑथर, ये बोल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दो कि 2.1 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़। 2.8 ट्रिलियन का मतलब हुआ 2.87 लाख करोड़ रुपए आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए हैं 2025-2026 के लिए। अच्छा, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों देता है? तो आरबीआई के पास एक कंटिंजेंट रिस्क होता है।
इसका मतलब क्या होता है कि जब भी इमरजेंसी आती है तो आरबीआई कुछ पैसे अपने पास रखता है ताकि गवर्नमेंट को हेल्प कर सके, और उसका जो रेशियो होता है वो 4.5 से लेके 7.5 तक हो सकता है। ठीक है, तो उसमें से ही आरबीआई ने कुछ पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिए। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। तो हमें दो चीजें पता चली, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे देता है। अच्छा, आरबीआई ही नहीं, इसकी बात बजट में भी हुई है। क्यों? क्योंकि बजट में भी ये बोला गया है कि आरबीआई और जो नेशनलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने 3.6 ट्रिलियन का मतलब 3 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दिए हैं अपना एक्सपेंडिचर मैनेज करने में। बात समझ में आ रही है आपको? एक और बात, आरबीआई ने जो इस बार पैसा दिया है ना वो 6.5% दिया है। पिछली बार दिया था, नहीं, पिछली बार जो दिया था वो दिया था 6.5%। और नहीं, इस लाइन का मतलब कुछ अलग है। इसका मतलब ये है कि आरबीआई के पास जो रिस्क बफर था वो 6.5% था बैलेंस शीट में। जो पिछले साल जो था वो था 7.5%। यानी कि ये हुआ कि आरबीआई ने इस बार अपना बफर जो रिस्क है वो बिल्कुल ही रिड्यूस कर दिया है। हालांकि ये होता है 4.5 से 7.5 तक, लेकिन आरबीआई मेंटेन करके रखता था 7.5। इस साल उसने अपना 1% कम किया है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो दो तीन चीजें हमको यहाँ से क्लियर होने लगी कि आरबीआई और नेशनलाइज्ड बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे देते हैं, और इसका जिक्र बजट में भी किया हुआ है। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बजट में इस पूरे के पूरे एस्टिमेशन का पहले ही ब्यौरा लिख लिया गया कि इतना पैसा यहाँ यूज होगा, इतना पैसा यहाँ यूज होगा। बहुत बढ़िया। अब लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि द गवर्नमेंट्स टोटल डिविडेंड रिसीव्स कुड बी सब्सटेंशियली लोअर दिस ईयर। अब इसका मतलब क्या है कि भाई गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है ना वो कम आ रहा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। अब इधर से ही आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर कर रहा है उसके बावजूद गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू आ रहा है। 100 रुपए खर्च किए, रेवेन्यू आया 10 रुपए का, तो 90 का लॉस हुआ ना सरकार को। तो फिस्कल डेफिसिट करके वही एक टर्म होती है, लेकिन इस फिस्कल डेफिसिट में लोन और बोरोइंग्स नहीं आती। ये भी इसी आर्टिकल में पढ़ने लायक है। तो दो तीन कॉन्सेप्ट हमारे और क्लियर हुए। अब फिस्कल डेफिसिट को हम लोग जो मेजर करते हैं वो जीडीपी के टर्म्स में करते हैं, और वो जीडीपी के टर्म्स में इन्होंने ये बोला हुआ है कि द गवर्नमेंट हैज बजटेड टू कंटेन द फिस्कल डेफिसिट एट 4.3% ऑफ जीडीपी। समझ में आया? यानी कि जीडीपी का 4.3% फिस्कल डेफिसिट सरकार ने तय कर रखा है। ये सारी की सारी बातें इस आर्टिकल में कही जाने वाली हैं। बाकी की सारी बातें बकवास हैं कि भाई सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब आरबीआई ने तो अपना काम कर दिया है। ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। While the RBI has done its bit in supporting the government through surplus transfers, it faces its own challenges. पहला चैलेंज, the rupee has been under pressure and is inching towards the 100 mark against the dollar. बहुत बढ़िया। Economists have rightly argued the RBI should not aim to defend the currency to prevent it from crossing a psychological mark. बहुत बढ़िया। Inevitable increase in the inflation rate. बहुत बढ़िया। Since the monetary policy needs to be forward looking, projecting the inflation rate over the next 4 to 6 quarters and adjusting the policy accordingly will be enormously complicated in the current environment. बहुत बढ़िया। मॉनेटरी पॉलिसी भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो ये सारी जो बातें ये इनके कंक्लूजन्स हैं, आपको ऐसे राइटिंग में या आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। लेकिन इस आर्टिकल से हमें क्या क्या चीजें समझ में आई? पहली चीज, नेशनलाइज बैंक और आरबीआई आरबीसी कह रहा हूँ, आरबीआई पैसा देती है किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एक फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? पिछले साल 7.5% था बफर, इस बार उन्होंने 6.5 रखा है। बफर रखने की कैपेसिटी कितनी है? 4.5 से 7.5 तक। आरबीआई और नेशनलाइज इंस्टीट्यूशंस ने कितने पैसे दिए हैं? 3.6 ट्रिलियन। तो ये सारी बातें हैं इस आर्टिकल में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए आप लोग हमें फॉलो करते रहिए और देखते रहिए। फॉलो ना भी करिए तो भी देखते रहिए, आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत बढ़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।